नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियरविल पर। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप पता नहीं कहाँ चले गए हो। पढ़ाई के नाम पर ज़ीरो चल रहा है आप। फिर ये और कहते हो कि सर हमारा पेपर पास नहीं हुआ है। जो क्लासें मैं डालता हूँ उन क्लासों को कोई देखता ही नहीं है। कोई देखता है तो सिर्फ खोलता है, खोल कर उसको वापस बैक आ जाता है। तो भैया जी, इस प्रकार तो पेपर पास होगा नहीं। चाहे आप कितने ही दिन लगा लो, कितने ही दौड़ कर लेना, कुछ ही कर लेना, कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका। तो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़ो, नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो। एक सीमित सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उस सिलेबस को अच्छी तरीके से लिख लो, याद कर लो, बार बार क्लासें देख लो, तब जाके ही सिलेक्शन होगा। ये आप इस प्रकार क्लास के अंदर जाते हो। मैं टेलीग्राम पर भी वीडियो जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, उसका लिंक डालता हूँ। तो टेलीग्राम पर काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से उस वीडियो के ऊपर आके क्लिक कोई नहीं करता। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसी प्रकार आपकी ये नियत बनी रही ना, तो ये आपको कड़वी लगेगी, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इस प्रकार आपकी नियत बनी रही कि आप वीडियो को खोल के देखते नहीं हो, पढ़ाई की दूर बात है, वीडियो को आप क्लिक नहीं कर पाते हो, तो फिर क्यों घोड़ों की तरह दौड़ रहे हो? बोलो। अरे घोड़ों की तरह दौड़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होता। पहले पढ़ना पड़ता है, पढ़ के पेपर पास करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। बच्चे टीए की तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन दौड़ने से कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी बच्चे ऐसे थे जो दौड़ के अंदर पास हुए थे, लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कारण है उसका? अरे साथ में पढ़ो थोड़ा। 25 से 30 दिन मिलेंगे ओनली फॉर आपको। दौड़ करने के बाद अगर आप मान लिया टीए के अंदर आपने रेस क्लियर कर दी, तो 20 से 25 दिन मिलेंगे, पेपर हो जाएगा उसके बाद, और 20-25 दिन में मुझे तो लगता नहीं आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर वही कहोगे, हाँ सर मेरे लगभग इतने हो रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता, हो रहे हैं। इस बार भी बच्चे बोल रहे सर 40 थे, 45 थे, पेपर पास नहीं हुआ। अरे थे नहीं, वो लगता है अपने को थे। होने में और लगने में फर्क होता है। तो पढ़ो इनको। कुछ नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ यार, जो गालियां दे रहे हैं उनको देख रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है। लोग दिखने में लग रहा है भाई ठीक ठाक है, लेकिन वास्तव में उसके सोशल मीडिया देखे ना, तो जो गालियां बक रहा है और किसी के प्रति गलत बोल रहा है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वाह भाई वाह, गुरु जी वाह। तो सिस्टम खराब ही है पूरा, क्या ही करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लो। आज ये समय निकल जाएगा, और समय निकलने के बाद जो पछतावा होगा ना, वो देख लेना। फिर आप चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति का एक निश्चित समय होता है, और उस समय की वो कदर कर लेता है तो उसको सफलता मिल जाती है। अगर वो समय की कदर नहीं करता है तो फिर समय उसकी कदर नहीं कर पाते। ये समय निकलने के बाद, या 4 से 5 साल निकलने के बाद आप देख लेना, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास सारे ऑप्शन होंगे, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस सामाजिक जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें इतना जकड़ जाओगे आप कि कुछ चाह के भी आप कुछ नया कर नहीं पाओगे। फिर वही घिसी पीटी जिंदगी जीनी पड़ेगी आपको। कहीं 10,000 की नौकरी, या फिर कहीं वो घिसा पीटा काम अपना वो करना पड़ेगा। फिर बहुत ऐसा लगेगा यार, वो मैंने 4 साल 5 साल है ना, वो मैंने रील देखने में लगा दिए, किसी के पीछे ऐसे घूमता हुआ रह गया मैं। तो थोड़ी जी जान लगाओ। ये 4-5 साल ही होते हैं व्यक्ति के,
उसके बाद तो देख लेना, आप क्यों, आपसे थोड़े से जो पहले जो 4-5 साल बड़े हैं, उनमें उनको आप देखो एक बार, उनमें जो सफल हो गया है, एक तो उसका जीवन देखो, और एक जो असफल हुआ था, आपको उस समय लगता था कि यार ये देखो ठीक जी रहा है, ठीक ठीक नहीं जी रहा, वो लगता है 4-5 साल जीवन ठीक कट जाता है, क्यों, घर वाले पैसे देते हैं। लेकिन घर वाले पैसे रोज नहीं देंगे भैया। अच्छे अच्छे कपड़े, जूते, किसी गाड़ी मांग ली, कहीं चला गया, घूमने चला गया, हमको लगता है कि यार देखो जीवन कैसा जी रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति का जीवन आप 5 साल बाद देखना, सब कुछ बदल जाता है उसका, न चाहते हुए भी उसके ऐसे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। तो पढ़ लो, इन चीजों में कुछ नहीं पढ़ा। आज ज्ञान की बातें बहुत हो गई। आज जो हमारा साइंस के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन हम चला रखे थे, और इस बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अमूमन बनता ही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। काफी बातें कर ली है मैंने, इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाना, ऐसे ही आगे मत निकाल देना फटाफट, ये हाँ ज्ञान झाड़ रहा है, ठीक ही झाड़ रहा हूँ ज्ञान। जिस दिन सफल हो जाओगे ना, उस दिन लगेगा कि हाँ वास्तव में उस दिन हमने वो चीजें जो बताई थी उनके ऊपर गौर फरमाया था और आज सफल हो गए। और असफल हो जाओगे तब भी आपको लगेगा कि यार उस दिन कुछ कर लेते तो आज सफल हो जाते कहीं। कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। तो देखो कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आता ही आता है, क्या है कंकाल तंत्र, क्यों आवश्यकता पड़ी, कितने प्रकार के होते हैं कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर के अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है क्या, बाहर भी पाया जाता है। कंकाल तंत्र वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य जो बाहर से, जैसे हमारे नाखून, बाल हो गए, पशुओं के खुर हो गए, पक्षियों की चोंच हो गई, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण होते हैं। सींग हो गए पशुओं के। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी तो कंकाल होता है, हड्डियों का ढांचा, और कुछ नई चीज कुछ नहीं है। हड्डियों का ढांचा ये दिखाई दे रहा होगा आपको इधर, ये आपको दिखाई दे रहा, हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। ऊपर से चाहे कितने भी सुंदर हो जाएं, आपकी जब चमड़ी उधेड़ी जाती है ना, तो अंदर से हर व्यक्ति ऐसा ही होता है, पहचान नहीं सकता ये कौन है। तो कंकाल यही है, शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है इसी कंकाल कहते हैं। ये कंकाल काम क्या करता है, कंकाल हमारे शरीर के संतुलन बनाने में, हमारे शरीर के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। शरीर का संतुलन, अपन दो पैरों पे चल रहे हैं ना, ये शरीर का संतुलन किससे बना हुआ है, इस पूरे कंकाल से ही तो बना हुआ है। अपन हाथ को यहाँ से लेकर वहां तक ले जाते हैं, किसकी मदद से जा रहा है ये कंकाल हड्डियों की मदद से जा रहा है। अगर इसके अंदर हड्डियां नहीं होती तो हाथ हम ऐसे कर ही नहीं पाते। तो कंकाल हमारे शरीर को एक तो शारीरिक ढांचा और एक मोमेंट प्रदान करता है, साथ साथ में कंकाल हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। सर आंतरिक अंग कौन से हो गए, अरे हमारा हार्ट हो गया, सपोज करो हमारा कंकाल नहीं होता तो फेफड़े, हार्ट वगैरह अपन कब के सल्टा देते। हाँ, तो शरीर के जितने भी आंतरिक अंग होते हैं ना, गुर्दा हो गया, फेफड़े, किडनी वगैरह, ये कंकाल की वजह से बचे हुए हैं, वरना अपने कब के किसी व्यक्ति के सल्टा देते, वरना खुद के ले लेते। तो कंकाल से संबंधित चीजें आपको समझ में आई होगी, कंकाल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक और क्यों है, इसमें से किस प्रकार का टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी चीजें मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देखो कंकाल की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो उत्पत्ति किससे हुई है, याद रखना मेजोडर्म से। कंकाल की जो उत्पत्ति हुई है वो मेजोडर्म से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा, एक तो होता है बाह्य कंकाल, नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य का मतलब बाहरी, बाहरी कंकाल है क्या, बिल्कुल है। दूसरा है अंतः कंकाल, अंतः का अर्थ क्या हो गया, आंतरिक, जो अंदर हो, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दो प्रकार का होता है। बाह्य कंकाल के अंदर देखो मैंने फोटो दे रखी है, जैसे हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, पक्षियों के पंख हो गए, सींग हो गए, खुर हो गए, ये सब चोंच हो गई, बाह्य कंकाल का ही उदाहरण होता है। मानव के दांत,
मानव के दांत बाह्य कंकाल के उदाहरण है। दांत किसका बना होता है? कैप का बना होता है। मैंने बताया भैया CA, ये याद रखना, कैल्शियम और फास्फोरस, कैप शॉर्ट में याद रखना। बाल और नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? कीरेटिन प्रोटीन के। कीरेटिन प्रोटीन है, याद रखना। पशुओं के बाल हो गए, खुर हो गए, सींग हो गए, कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। पक्षियों की चोंच और पंजा कीरेटिन प्रोटीन का बना होता है। मछली का शल्क कीरेटिन प्रोटीन का बना होता है। कवक, कवक का जो कवच होता है वो काइटिन प्रोटीन का बना होता है। एक आता है उभयचर, जो जल एवं स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहा जाता है। उभयचर के अंदर मेंढक आता है, और याद रखना मेंढक में बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। मेंढक में बाह्य कंकाल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मेंढक के जितने भी बाह्य कंकाल के ये प्रकार पढ़े ना अपन, ये मेंढक के कुछ नहीं होता। इसका मतलब बाह्य कंकाल क्या होता है? मेंढक पे अनुपस्थित होता है। इतना याद रख लेना। इसके बाद आंतरिक कंकाल की बात करें तो आंतरिक कंकाल के अंदर अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई। अस्थि और उपास्थि से निर्मित ढांचा हो गया, शरीर के भीतर आधार और ढांचा प्रदान करता है। बिल्कुल, ये शरीर के भीतर हमारा ढांचा, यानी जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आंतरिक कंकाल की अहम भूमिका होती है। यहां से आओ, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कंकाल की उत्पत्ति हुई है ना, वो मेसोडर्म से हुई है, जबकि अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। उपास्थि, अस्थि, उपास्थि बताऊंगा क्या है उपास्थि। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। और मांसपेशी, मांस की पेशी, मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। तो 3 तो ये और 1 ये, चारों याद रखना है। कंकाल की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी, जबकि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। याद कर लोगे क्या? चलो आगे चलते हैं। और क्या है कंकाल के अंदर? संख्याओं का विकास बात करें तो कुल मांसपेशियां कितनी होती है भैया जी? कुल मांसपेशियां 639 होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांसपेशियों की संख्या होती है 639। और क्या होता है? अस्थियों की बात करते हैं। ये तो है मांसपेशी, जबकि ये नीचे दे रखा है ना, ये है अस्थि। मांसपेशी अलग होता है, अस्थि अलग होता है। अस्थि की बात करें तो नवजात शिशु के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300। बच्चे के अंदर 270, और वयस्क के अंदर अस्थियों की संख्या 206 होती है। ये अपने को पता है। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, जबकि अस्थियों की संख्या नवजात के अंदर लगभग 300 या 300 प्लस, कुछ भी ऑप्शन है, करना है आपको। ये बच्चे के अंदर 270 और वयस्क के अंदर 206 अस्थियां पाई जाती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है अस्थि, अस्थि का जोड़, और एक होता है अस्थि और पेशी, मांसपेशी। अभी पढ़ रहे थे ना, ये मांसपेशी और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है। अस्थि और पेशी का जोड़, और एक होते हैं अस्थि और अस्थि के जोड़। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्थि और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? याद रखना, स्नायु। लेकिन स्नायु याद रहे या न रहे, आपको इसका इंग्लिश नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, यही हिंदी में लिख के देगा, लिगामेंट। स्नायु या लिगामेंट है। अस्थि से अस्थि, अस्थि प्लस अस्थि, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट कहते हैं, याद रखना, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। इधर आ जाओ, अस्थि को पेशी से जोड़ना, अस्थि को पेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? कंडरा या टेंडन कहलाता है। कंडरा या टेंडन। अस्थि को पेशी से जोड़ना कंडरा या टेंडन, दोनों नाम याद रखने। इंग्लिश वाला नाम भी हिंदी में लिख के दे देता है, टेंडन। ठीक है ना? तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी बता देता हूं, लिख लेना इनको कहीं पे। इंपॉर्टेंट ये भी है और इंपॉर्टेंट ये भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। मानव शरीर के सुपरलेटिव्स, ये क्या से सुपरलेटिव्स हैं भैया? देखो इधर आओ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जबड़े की। जितने भी ये आपको ये कॉलम बना रखे है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो, जबड़े के अंदर एक तो होती है सबसे मजबूत अस्थि, जबड़े के अंदर सबसे मजबूत अस्थि, और जबड़े के अंदर एक होती है सबसे मजबूत पेशी।
मांसपेशी भी बोलते हैं। तो जबड़े के अंदर सबसे मजबूत है, अगर अस्थि की बात करते हैं तो ये तो होती है मेडिबल, मैंडिबल। जबकि मजबूत जबड़े की पेशी की बात करें तो मेशेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर की शरीर की सबसे मजबूत पेशी, सॉरी, अस्थि या हड्डी, तो मैंडिबल, ये जबड़े वाली मैंडिबल। अब ये मैंडिबल सबसे मजबूत अस्थि है, तो पेशी भी इसी की होगी फिर, बिल्कुल, मेशेटर बोलते हैं उसको। तो याद रखना, सबसे मजबूत हड्डी और सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है, इनका नाम याद रखना, मैंडिबल और मेशेटर। इसके बाद कान, आ जाओ भैया, कान पे आ जाओ। सबसे छोटी अस्थि जब भी पूछे तो अपने कान पर ही जाते हैं, और पेशी भी वही है, छोटी हड्डी है तो छोटी अस्थि भी वहीं भी पाई जाएगी, पेशी भी। कान, सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान में पाई जाती है, अपने को पता है। और सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस, क्या याद रखोगे, स्टेपीडियस, वेरी इंपॉर्टेंट। गले में आ जाओ, गले में क्या है, स्वतंत्र अस्थि, होइड, जो गले की हड्डी होती है, जो स्वतंत्र अस्थि होती है, होइड। कॉलर या सुंदर अस्थि क्लेविकल, ये गले के जस्ट नीचे पाई जाती है, जिसे कॉलर या सुंदर अस्थि कहा जाता है, क्लेविकल। इधर क्या लिख रखा है, हृदय और आंख से संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है, हृदय और आंख से संबंधित। सबसे व्यस्त पेशी कार्डियक, सबसे जो व्यस्त पेशी है उसका नाम क्या है, कार्डियक है। और सबसे सक्रिय आइरिस, आइरस या आइरिस। जांग से संबंधित सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है, आप जानते हो सबसे लंबी अस्थि फीमर। मांसपेशी भी यही होगी क्या, सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस, यही होती है। पैर की बात करते हैं, सर्वाधिक वजन सहन करने वाली अस्थि क्या होती है, टीबिया, पैर के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर टीबिया अस्थि, जो सर्वाधिक वजन सहन कर लेती है। अपन देखते होंगे कभी वो आते हैं ना गांव में खेल दिखाने वाले, वो यहाँ से गाड़ियां ऊपर निकालते हैं पैरों के ऊपर से, यहाँ एक क्या रख लेते हैं, कोई फाटका वगैरह रख लेते हैं और उसके ऊपर से गाड़ी को निकालते हैं, करते हैं ना, क्योंकि उनको भी पता है कि टीबिया है जो सबसे अधिक वजन सहन करने वाली हड्डी होती है, तो वो यहां से निकालते हैं। चलो आगे चलते हैं। कंकाल का विभाजन, देखो कंकाल के अंदर जो कुल अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, 206 अस्थियां पाई जाती हैं। और 206 अस्थियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है अक्षीय कंकाल, जिसके अंदर 80 अस्थि पाई जाती हैं। एक होता है अनुबंधीय कंकाल, जिसके अंदर 126 अस्थियां पाई जाती हैं। 80 प्लस 126 टोटल कितनी होगी, 206 हो गई। तो 206 हड्डियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया अक्षीय कंकाल, अक्षय से याद रखना, अक्षय से याद क्या रखोगे, 80, इस प्रकार याद रख लेना। ए अक्षय से 80 याद रख लेना, यानी अक्षय कंकाल में कितनी अस्थि पाई जाती हैं, 80 अस्थि पाई जाती हैं। वहीं अनुबंधीय कंकाल में बच गई 206 में से 80 घटाओगे तो 126 ही बचेगा। अक्षय कंकाल क्या होता है, लगभग जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ना अपना, ये अक्षय कंकाल के अकॉर्डिंग आता है, जो मुख्य, और इसके अनुबंध जो बंधे हुए हैं, जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, ये इससे बंधे हुए तो है, तो ये अनुबंधीय कंकाल हो गया, और कुछ नहीं है। शरीर का मुख्य एक्स जो महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, शीर, वक्ष और रीढ़। शीर, वक्ष और रीढ़, ये इतना होता है ना, ये क्या होता है, ये अक्षय कंकाल के अकॉर्डिंग आता है। इधर आ जाओ, अनुबंधीय कंकाल है, शरीर को गति और सहारा प्रदान करने वाले तंत्र, जैसे हाथ, पैर और मेखलाएं, हाथ, पैर और मेखलाएं, ये अनुबंधीय कंकाल के अंदर आती हैं। आगे आ जाओ, सबसे पहले अक्षय कंकाल की बात कर लेते हैं। अक्षय कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं भैया जी, सर 80 अस्थि पाई जाती हैं। अब 80 अस्थि का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, देख लो एक बार। सिर यानी हेड, हेड के अंदर 29 अस्थि पाई जाती है, याद रखना, सिर यानी हेड के अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 29 अस्थियां पाई जाती हैं। किस प्रकार, देखो, कपाल जिसे क्रेनियम कहा जाता है, कितनी अस्थियां, 8। चेहरा, फेस, 14। कान के अंदर 6 अस्थियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, MIS, मिस याद रख लेना, कान के अंदर 3 अस्थि पाई जाती हैं।
एक कान में 3 अस्थि पाई जाती हैं तो दोनों कानों में 6 हो गई। MIS, एम हो गया मेलियस, आई हो गया इंकस और एस हो गया स्टेपीज। ये याद रखना, ये स्टेपीज सबसे छोटी हो गई। एक हो गई हायर्ड जो गले में पाई जाती है। इसके अलावा ये तो 29 अस्थियों का विभाजन हो गया। इस प्रकार वक्ष के अंदर जब 25 अस्थियां पाई जाती हैं, वक्ष यानी चेस्ट की बात कर रहा है, ये हमारा चेस्ट होता है, इसके अंदर 25 अस्थियां पाई जाती हैं। इनका विभाजन किस प्रकार होता है देखो। सबसे पहले देखेंगे पसलियों की, तो ये आपको नजर आ रही होंगी पसलियां। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, लेकिन जोड़ी में पूछे तो आंसर क्या होगा, 12 हो जाएगा। पसलियों की संख्या 24 होती है, जोड़ी में 12 होती है। स्टर्नम जो ये आपको दिखाई दे रही है क्या आगे, ये एक तलवार जैसी संरचना स्टर्नम है, जैसे उरोस्थि भी कहा जाता है, स्टर्नम या उरोस्थि, यही है वो। इसकी संख्या होती है 1। इसका काम क्या होता है, इन पसलियों को जोड़ने का काम, पसलियों को स्थिर बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि होती है कौन सी, स्टर्नम, जो ये चक्कू के जैसी नजर आ रही है ना आपको, यही है वो। एक होती है रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है जिसको, रीढ़। रीढ़ के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 26 अस्थियां पाई जाती हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी है, हाँ, और कुछ नहीं है। देखो वेसक कशेरुक दंड के अंदर कितनी अस्थियां, 26 अस्थियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी पाई जाती है, एटलस, सबसे बड़ी कशेरुका पाई जाती है जिसका नाम होता है एटलस। तो ये इस प्रकार अक्षय कंकाल के अंदर टोटल 80 अस्थियां हैं और 80 अस्थियों का विभाजन इस प्रकार होता है। चेहरा यानी सिर के अंदर 29 अस्थियां पाई जाती हैं, वक्ष या चेस्ट के अंदर 25 अस्थियां पाई जाती हैं और रीढ़ के अंदर 26 अस्थियां पाई जाती हैं। मुख्य थोड़ा ये याद रखना, कपाल या क्रेनियम के अंदर 8 अस्थि पाई जाती हैं, चेहरे में 14, कान के अंदर 6 और हायर्ड 1 अस्थि हायर्ड जो पाई जाती है। चलो आगे चलते हैं। अनुबंधीय कंकाल ब्लूप्रिंट 126, 126 अस्थियां, इस प्रकार इनका विभाजन होता है, इनकी बात कर लेते हैं। अनुबंधीय जो हमारे शरीर के बंधे हुए अंग हैं, जैसे हाथ पैर मेखलाएं, इनकी बात करनी है अपने को। अग्रपाद किसे कहा जाता है भैया जी, पैर को कहा जाता है अग्रपाद। एक देखो टोटल 60 होती है, एक हाथ के अंदर 30 अस्थि होती है, तो अपने कितने हाथ होते हैं भैया सर, 2 हाथ होते हैं, तो टोटल कितनी अस्थियां हो गई, 60। तो हाथ के अंदर 60 अस्थियां पाई जाती हैं, तो पैर के अंदर भी 60 अस्थियां पाई जाती हैं। हाथ और पैर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क होता नहीं है, बस 19-20 का ही फर्क है। हाँ, हाथ अपने किसी वस्तुओं को पकड़ने के काम आते हैं, पैर अपने को चलने के काम आते हैं। सेम वही 5-5 अंगुलियां हाथ और पैर में है, सेम वही तलवा है, सेम वही चीजें हैं सब कुछ। हाँ, बस 19-20 का ही फर्क है, समझ रहे होंगे आप। आ जाओ भैया, अग्रपाद हाथ, इसके अंदर जो सबसे पहले जो आप किसी को बॉडी दिखाते हो ना, ये इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस, ठीक है ना, इस हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस। इसके बाद नीचे 2 हड्डियां होती हैं, एक का नाम होता है रेडियस, दूसरे का नाम होता है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ की हड्डियां हैं, याद रखना ये हाथ की हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना हाथ की हड्डियां हैं। चलो, रेडियस और अल्ना हाथ की हड्डियां हैं। आगे बात करते हैं, एक होती है कार्पल्स, कलाई। ये कलाई है ना, इस कलाई के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिससे कार्पल्स या कलाई कहा जाता है। इसके बाद आता है मेटाकार्पस, ये यहाँ है ना, ये कार्पल्स है, यहाँ 8 हड्डियां पाई जाती है। इसके बाद ये आगे का हिस्सा होता नहीं, ये होता है मेटाकार्पल्स, यहाँ हथेली, इसके अंदर 5 हड्डियां पाई जाती हैं। हथेली के बाद तो अंगुलियां स्टार्ट हो जाती हैं, और ये अंगुलियां हैं। अंगुलियों के अंदर, इन अंगुलियों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं, और यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती है, यहाँ 3-3-3-3 इस प्रकार पाई जाती है, ठीक है ना। तो देख लो चाहिए, 3-3-3-3, 4-3-12, 12 प्लस ये 2 हो गई, 14, 14 तो ये हो गई, 14 और 5 कितने हो गए, 19, 19 और 8 कितना हो गया, 19 और 8 27 हो गए, 27, 28, 29 और 1 ये 30, टोटल 30 अस्थियां हो गई। अंगूठे के अंदर 2 ही अस्थियां पाई जाती है। अपनी ये कभी गणना करते तब देखते ना 1 2 3 1 2 3, लेकिन वहां यहाँ 1 और 2 2 ही आते हैं भैया। अरे अस्थियां 2 ही पाई जाती है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो सलवटे है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग पड़ती है। पक्षपाद, पक्षपाद का मतलब पैर होता है, और एक पैर के अंदर 30 हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोनों पैरों के अंदर 60 अस्थियां पाई जाती हैं।
पैर के सबसे ऊपर की हड्डी होती है जिसे अपन इस प्रकार करके इस प्रकार करते हैं। आप भी वीडियो वाडियो शॉर्ट वगैरह बनाते होंगे, रील राल, तो इस प्रकार करके इस प्रकार करते हो ना, तो ये किसके आप जो हाथ है ये टकराते हो, ये फीमर, जो फीमर हड्डी होती है ना, सबसे लंबी हड्डी शरीर की, हाँ, इसी से जोश आता है आपको। इसके बाद ये बीच के अंदर पटेला, ये नई चीज है भैया। इधर हाथ के अंदर कोई पटेला वगैरह नहीं पाया जाता, पैर के अंदर याद रखना पटेला पाया जाता है। घुटना गोल अस्थि संख्या में एक होता है। हाँ, बड़े हो, थोड़ा उम्र ले लोगे ना, तो उसके बाद आपके पैर दर्द करेंगे, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि यहाँ घुटने के अंदर क्या है कि जो चिकनाई होती है वो समाप्त हो चुकी है। आजकल तो नए घुटने गलने लग गए हैं, ये पटेला चेंज हो जाता है। इसके बाद टीबिया और फिबुला, ये लो टीबिया और फिबुला, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टीबिया और फिबुला कहाँ की अस्थियां हैं, याद रखना पैर की। जिस प्रकार दो अस्थि इधर पाई जाती है ना हाथ में, रेडियस और अल्ना में, इसी प्रकार इधर पैर में भी दो अस्थियां पाई जाती हैं, टीबिया और फिबुला। इसके बाद नीचे आ जाता है टार्सल्स। टार्सल्स जो पैर का जो मेन जॉइंट होता है ना यहाँ पर, ये होता है टार्सल्स। इसके अंदर 7 अस्थियां पाई जाती हैं। फिर जो पैर की हथेली होती है इसे कहा जाता है मेटाटार्सल्स, इसके अंदर 5 होती हैं। फिर तो ये अंगुलियां आ जाती हैं जिसके अंदर 3 3 3 3 और यहाँ 2, अंगूठे में 2, इस प्रकार हड्डियां होती हैं। और इन सभी का योग हो जाता है 30, और 30 गुना 2 टोटल दोनों पैरों में 60 अस्थियां होती है। बोलो 60 ये 60 ये 120 हो गई क्या, लेकिन ऊपर 6 और बच गई। अनुबंधीय कंकाल के अंदर 126 अस्थियां होती है, इनमें से 120 तो पढ़ ली हमने। 6 अस्थियां सर कहाँ पाई जाती हैं? 6 अस्थियां मेखलाओं में पाई जाती हैं। देखो मेखलाएं, मेखलाओं में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 6 अस्थियां पाई जाती हैं। एक होती है अंश मेखला, कंधे की अस्थियां, जो कंधे की अस्थियां होती है ना, इसको अंश मेखला कहा जाता है। एक होती है अल मेखला, कंधे की अस्थियां, यहां भी कंधे की अस्थियां, यहां भी कंधे की अस्थियां आ गई। और ये है श्रोणी मेखला, ये कुल्ले की अस्थियां हैं। तो 2 यहां पर होती हैं, 2 यहां पर होती हैं और 2 यहां पर होती हैं, इस प्रकार ये 6 अस्थियां होती है। ठीक है ना, कंधे की अस्थियां अंश मेखला, इधर भी अंश मेखला है, कंधे की अस्थियां ही हैं। और ये है श्रोणी मेखला, जो नीचे हमारे पैर के ऊपर पाई जाती है, कुल्ले की अस्थियां कहा जाता है। कुल्ले, कुल्ले के ऊपर पाई जाती हैं 2 अस्थियां, ये होती हैं। इस प्रकार ये पाई जाती है। ये यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यहाँ ये कुल्ले की अस्थियों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको देख लेना, क्योंकि ये अंश मेखला कंधे की अस्थियों में तो 2 अस्थि पाई जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे आ जाओ। संधियां, अब आगे बात करते हैं संधियां या जॉइंट्स से। तो संधियां 2 प्रकार की पाई जाती हैं। संधियां 2 प्रकार की पाई जाती हैं, जॉइंट्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो होती है अचल संधि और एक होती है चल संधि। एक में मूवमेंट होता है, एक के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो संधियां 2 प्रकार की पाई जाती है, चल और अचल संधि। अचल संधि की बात करें तो जिसके अंदर गति असंभव, अचल यानी जो चल नहीं पाती उसे तो अचल कहा गया। इसके अंदर गति असंभव होती है, गति नहीं कर पाते ये। जैसे कपाल की 8 अस्थियां, क्रेनियम, अपन जो खोपड़ा होता है ऊपर अपना, इसके अंदर इसे कपाल कहा जाता है, यहाँ 8 अस्थियां पाई जाती हैं, जैसे इंग्लिश में क्रेनियम कहा जाता है। तो इसके अंदर जो गति होती है वो अचल गति होती है। इसके अलावा पसलियां हो गई और स्टर्नम का जोड़ हो गया, पसलियां और स्टर्नम का जोड़ है, ये भी अचल संधि का ही उदाहरण होता है। नीचे बात करते हैं चल संधि। इसके अंदर गति क्या होती है? संभव, तभी तो नाम चल पड़ा है। इसके अंदर क्या है? चल संधि है और इसके अंदर गति संभव होती है। गति संभव होती है इसके अंदर। एक तो होती है अपूर्ण संधि, एक होती है पूर्ण संधि। अपूर्ण संधि जिसके अंदर अति अल्प गति होती है और पूर्ण संधि के अंदर पर्याप्त गति होती है। अपूर्ण संधि की बात करें जैसे कशेरुकाओं के जॉइंट हो गए, इलियम और इस्चियम हो गया, ह्यूबिस का कमर जोड़ हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? अपूर्ण संधि के अंदर आते हैं। वहीं पूर्ण संधि के अंदर पर्याप्त गति होती है और ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के पाए जाते हैं। चलो आगे बात कर लेता हूं, ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पूर्ण संधियों के 5 प्रकार है। संधि का प्रकार, यांत्रिक कार्य और उनके स्थान कहाँ पाए जाते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है कंदुक खलिका। कंदुक खलिका है ये अंश मेखला और हाथ
श्रोणी मोखला और पैर, इनके जॉइंट में पाई जाती है ये कंदुखलिका संधि। एक होती है ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइंड करती है, तो ये कलाई व टखने के जोड़ में पाई जाती है। एक होती है शेंडल संधि, ये शेंडल संधि अंगूठे के जोड़ में पाई जाती है। इसी प्रकार बात करते हैं, एक होती है हिंज या कब्जा संधि, जो कोहनी व घुटने का जोड़ के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार बात करते हैं खुंटी या दुराग्रह संधि, तो ये गर्दन का जोड़ होती है। ये इस प्रकार की जो पूर्ण संधियां हैं, 5 प्रकार की पाई जाती है। कौन सी संधि कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार का सिस्टम है ये देख लो। सेम ऐसे ही होता है, जैसे कब्जा संधि या हिंद संधि, तो अपने जो गेट की कब्जा लगाते हैं ना, गेट मूवमेंट करता है, सेम उसी प्रकार कोहनी और घुटने का गेट उतना ही तो मूवमेंट करता है जितना अपनी कोहनी और घुटना मूवमेंट करता है। इसी प्रकार उनके नाम पड़ गए। वहां नई चीज कुछ है नहीं। कंकाल तंत्र के रोगों की बात कर लेते हैं। कंकाल तंत्र से भी रोग होते हैं क्या? बिल्कुल रोग होते हैं। कौन कौन से? देखो, रोग डिजीज हो गया, उसके कारण हो गए, और उसके लक्षण या प्रभाव या इफेक्ट्स हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं गठिया। गठिया रोग का कारण होता है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। हड्डियों में जब यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है। अभी नहीं होता है, थोड़ी उम्र ले लेंगे अपन तो उसके बाद होने लगेगा। जैसे हमारे ऊपर की पीढ़ी के बात देखें तो उनके अब जोड़ों में दर्द होता है। तो कारण क्या है? उनके गठिया रोग हो गए हैं, यूरिक अम्ल का जमाव हो गया है। एक होता है टिटेनी। टिटेनी क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। एक होता है ऑस्टियो अर्थराइट्स, ये वृद्धावस्था में होने वाला रोग है, जोड़ों की झिल्ली में सूजन हो जाता है। एक होता है ऑस्टियोमाइलाइसिस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस जीवाणु के कारण होता है, हड्डियों में दर्द या संक्रमण हो जाता है इसकी वजह से। एक होता है ऑस्टियो माइनेलियस ग्रेविस रोग है ये, और ये होता है स्व प्रतिरक्षा रोग। इसका कारण है प्रतिरक्षा तंत्र हड्डियों को नष्ट करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस, ये एस्ट्रोजन, ये जो पीटीएच हार्मोन होता है ना, इसकी कमी नहीं अधिकता से होता है। एस्ट्रोजन की कमी या फिर पीटीएच हार्मोन की अधिकता, इस प्रकार है ये। एस्ट्रोजन हार्मोन की तो कमी से हो जाता है ये, और पीटीएच हार्मोन की अधिकता से रोग होता है। कौन सा रोग? ऑस्टियोपोरोसिस रोग। इसके अंदर अस्थि छिद्रण यानी हड्डियां होती है ना, हड्डियां ये कमजोर पड़ने लग जाती हैं। अस्थि छिद्रण यानी कमजोर हड्डियां होने लग जाती है। एक होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया ये रोग होता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। ऑस्टियोमेलेशिया रोग या रिकेट्स रोग अपन पढ़ते भी हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, जबकि ऑस्टियोमेलेशिया रोग वयस्कों में होता है। ओके, इसके आगे चलो और क्या चीजें हैं। चिकित्सा तथ्य और नवाचार, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जयपुर फुट। जयपुर फुट एक कृत्रिम पैर से संबंधित है। जयपुर फुट जहां कृत्रिम पैर डाला जाता है, जिसके निर्माता याद रखना डॉक्टर पीके शेट्टी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रसायन एवं मजबूती की बात करते हैं तो पीओपी, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका यूज इसके अंदर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों हेतु लेपन में, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, ये जिप्सम को गर्म करने पर ही बनता है। ये कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने वाला प्रमुख तत्व होता है। बिल्कुल कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने वाला प्रमुख तत्व भी होता है। इधर आ जाओ, अस्थि प्रक्रियाएं। ऑस्टियोजेनेसिस, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया। एक होता है ऑस्टियोप्लास्टी, क्षतिग्रस्त हड्डियों को ठीक करने की विधि है। ऑस्टियोप्लास्टी क्षतिग्रस्त हड्डियों को ठीक करने की विधि। पेशीय तथ्य की बात कर लेते हैं। मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। पेशी जो हड्डी के ऊपर मांस की जो पेशी होती है, रेड कलर की होती है, वो लाल रंग होने के पीछे का कारण क्या है? मायोग्लोबिन के कारण। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं ये देख लो। इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, तो टॉपिक हमने जितने भी चीजें थी सब पढ़ ली हैं डिटेल से। इसके अलावा इसके टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है। ये चीजें मैंने बोर्ड के अंदर जो स्लाइड बना के लाया हूं ना, इन स्लाइडों को पढ़ लेना, लिख लेना।
इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अब दो क्वेश्चन देख लो, जिस प्रकार क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में आए हुए हैं, आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ चीजें तो इतनी ही। क्वेश्चन देखो, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अभी तो पता 300 या 300 प्लस, कोई सा भी ऑप्शन है, आपको सही करना है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ना कंडरा या टेंडन कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 या 12 जोड़ी, 24 या 12 जोड़ी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां? अरे 639। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? भैया हड्डियों का अध्ययन है। अक्षय कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है 80, अनुबंधीय में 126। कपाल में अस्थियों की संख्या 8 है। कपाल ये ऊपर वाला। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड यानी रीढ़ में कशेरुकाएं होती हैं 26 होती हैं कशेरुकाएं। इस प्रकार वो चित्र बनाया हुआ था ना, इसके अंदर कशेरुकाएं 26 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि उपस्थित होती है मध्य कर्ण में, स्टेपीज। हिंज जोड़ कहाँ होता है? कोहनी में होता है हिंज जोड़। हिंज जोड़ को कहा जाता है कब्जा, कब्जा संधि। हिंज जोड़ बोल दो या कब्जा संधि बोल दो। कहाँ पाया जाता है? कोहनी और घुटने में पाया जाता है। कोहनी, घुटने तथा अंगुलियों के पैरों पर उपस्थित संधियां हैं कब्जा संधि। हड्डियां एक दूसरे से संधियों द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसका अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी। ये और देख लो, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु लेपन पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना इसको। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व क्या होता है? कैल्शियम होता है। टिटेनी रोग किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग स्वयं प्रतिरक्षण है? स्वयं प्रतिरक्षण है तो है ये है मिस्थेनिया ग्रेविस, ये स्वयं प्रतिरक्षण रोग है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कुल्हे का जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है ना, वही होता है शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी। अस्थियों का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? अस्थियों का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से अस्थियों का निर्माण होता है। तो ये अपना टॉपिक था कंकाल तंत्र, जो हमने पूरा कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने इसके पूरे बेसिक को पढ़ा है और अंत में हमने 10 से 12 क्वेश्चन भी किए हैं। तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन कर लेना और चीजों को पढ़ो, बार बार पढ़ो, इनको याद करो, तभी जाके कोई पेपर पास होगा, सिलेक्शन होगा। इधर उधर भागते रहोगे, कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर, पढ़ते तो हो नहीं। तो मेरा तो यही कहना है, जहां भी पढ़ रहे हो, चाहे कहीं पढ़ो, पढ़ लो बस। जरूरी नहीं है मैं बोलूं यहीं पढ़ो, कहीं पढ़ लो, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। इधर उधर मुंह मारने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर जरूर किया करो, कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय।